नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं रामकुमार शास्त्री आप सभी संस्कृत प्रेमी अनुरागियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम जो कुछ भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, बार बार आप कहते हैं कि हमें इसके नोट्स वगैरह चाहिए, ऑनलाइन व्याख्या चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए। तो अब हम सबको जो भी सामग्री हम पढ़ रहे हैं उसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की व्याख्यात्मक वीडियो, साथ ही पीडीएफ नोट्स, ई नोट्स और ई बुक, प्रिंटेड नोट्स, ये सारी सामग्री यदि आप चाहते हैं तो आप संस्कृत सरस्वती ऐप मोबाइल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और पढ़ें। विस्तार पूर्वक से जो सामग्री आप यहां पढ़ रहे हैं उसकी सारी की सारी प्रिंटेड, ई बुक, ई नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आज का वीडियो हम देखते हैं। वीडियो के अंत में आप मुझे जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके जो लिखते हैं उससे मुझे और ऊर्जा मिलेगी और बेहतर हम आगे सीखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचारि सारि परिमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बात करते हैं आगे हम कि इस संस्कृत को पाठ्यक्रम में जोड़ा गया तो उसका क्रम क्या रहा होगा। एकाएक ऐसा तो हुआ नहीं कि अंग्रेजों ने स्कूल खोले, स्कूलों में अलग अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्थाएं करी तो ऐसे चुटकियों में जाकर तो संस्कृत को जोड़ा नहीं गया होगा। एक बहुत लंबी यात्रा, एक लंबा संघर्ष संस्कृत को झेलना पड़ा है, उसी की चर्चा हम करते हैं। अगला हमारा जो बिंदु है उसका नाम भी यही हम रखेंगे कि संस्कृत का पाठ्यक्रम में स्थान, है ना, कि संस्कृत का हमारी वर्तमान शिक्षण जो नीति है उसका संस्कृत का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है, यानी संस्कृत को किस रूप में पाठ्यक्रम में जोड़कर पढ़ाया जाता है। क्या ये कोई अनिवार्य विषय है या कोई वैकल्पिक विषय है, एक भाषा के रूप में संस्कृत पढ़ाई जाती है, किस रूप में, कहाँ से संस्कृत शिक्षण की शुरुआत की बातें हुई, कहाँ से हमने संस्कृत शिक्षण को अपने शिक्षण कार्य में जोड़ा। विभिन्न प्रकार के आयोग समय समय पर शिक्षण कार्य में आते रहे हैं, उन सभी कार्य आयोगों के द्वारा संस्कृत शिक्षण में कौन कौन से विशेष कार्य किए गए हैं। तो संस्कृत का पाठ्यक्रम में स्थान कि हमारे जो वर्तमान में संस्कृत का क्या स्थान पाठ्यक्रम में रखा गया है, और उसके साथ साथ में हम अध्ययन करेंगे विभिन्न आयोगों की। विभिन्न आयोग इसलिए थोड़ा सीखना जरूरी है कि कई बार परीक्षाओं में आ जाता है कि ये आयोग कब आया, इस आयोग को आप किस नाम से जानते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आधार मान करके इन चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला जो आयोग आप पढ़ते हैं वो है आपका विश्वविद्यालय राधाकृष्णन आयोग, है ना। राधाकृष्णन के नाम से आपने इस आयोग का जो नाम रखा है वो क्या रखा आपने, राधाकृष्णन आयोग, जिसको हम कहते हैं विश्वविद्यालय आयोग, है ना। विश्वविद्यालय आयोग जो आया है वो आपका आया है 1948 से 1949 के मध्य। तो विश्वविद्यालय आयोग भी आप इसे कह सकते हैं, और इसकी जो तिथि है वो 1948 से 1949 है। जब राधाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट आई तो राधाकृष्णन आयोग ने कहा कि संस्कृत के जो हमारा शिक्षण का पाठ्यक्रम है उस शिक्षण के पाठ्यक्रम में भी संस्कृत का समुचित स्थान होना चाहिए, यानी संस्कृत भाषा का एक सम्मानजनक या समुचित, जितना आवश्यक हो, जितना उचित हो, वो समुचित स्थान होना चाहिए। बातें तो कहीं कहीं पर अमल में नहीं लाया गया। समय बीतता गया, लगभग 3-4 साल बाद एक बार फिर एक आयोग बना और उसका अध्यक्ष मुदालियर था, इसलिए उसको हमने क्या नाम दिया है, मुदालियर आयोग, जिसको हम कहते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग। मुदालियर आयोग, या हम इसको कह देते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग की जब रिपोर्ट आई तो माध्यमिक शिक्षा आयोग में भी जो इसका कार्यकाल था वो आपका 1952 से 53। 1952-53 में आने वाले इस आयोग ने भी कहा कि हमें संस्कृत में पाठ्यक्रम को जोड़ा जाना चाहिए, यानी आगामी जब भी हम पाठ्यक्रम निर्धारण करें, मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा जब शिक्षा नीति लागू की जाए तो उसमें संस्कृत को भी क्या किया जाए, पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए, यानी पाठ्यक्रम में जोड़ करके इसको हमें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। देखो दोनों बातें हो गई ना, बातें हो ही रही हैं। एक ने कहा राधाकृष्णन आयोग ने कि भाई संस्कृत का समुचित स्थान हो, यानी उसको भी जगह दी जाए।
दूसरे ने कहा कि जगह कब दी जाएगी, जब पढ़ाया जाएगा, और पढ़ाने के लिए उसको क्या किया जाए, पाठ्यक्रम में उसको जोड़ दिया जाए कि संस्कृत में, जैसे मान लीजिए आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, आप गणित पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो उसी रूप में आपको पाठ्यक्रम में इसको भी जोड़ के पढ़ा जाना चाहिए। फिर समय बदलता गया, उसके बाद में एक और आपका संस्कृत आयोग आया। तीसरा जो आयोग है आपका, अलग से संस्कृत के विकास, संवर्धन, प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारी बातें होती रही, और अंत में जाकर के आपने एक आयोग ही संस्कृत विकास के लिए, संस्कृत भाषा के विकास और पाठ्यक्रम में उसकी समीक्षा के लिए बना दिया। इसका नाम ही आपने क्या रखा है, संस्कृत आयोग। प्यारे साथियों, ये आयोग आया है आपका 1956 से 57 के मध्य। वैसे इसका पर्टिकुलर एक गठन भी किया गया। तो 1956 से 57 के मध्य एक सुनीति कुमार चटर्जी के अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया जो संस्कृत संरक्षण, प्रचार प्रसार के लिए। कौन थे महादेश के अध्यक्ष, सुनीति कुमार चटर्जी। इनको अध्यक्षता दी गई, साहब अध्यक्ष बना दिया गया, और साथ में 9 सदस्य इसके साथ और जोड़ दिए गए। तो अध्यक्षता तो किसने की, सुनीति कुमार चटर्जी ने, और साथ में कितने सदस्यीय आयोग था आपका, 9 सदस्यीय आयोग है। तो 9 सदस्यीय आयोग को गठन किया गया केवल संस्कृत के प्रचार प्रसार और संरक्षण संवर्धन के लिए। इन्होंने भी कह दिया कि संस्कृत को महत्व को ध्यान में रखते हुए हमको संस्कृत के प्रचार प्रसार, यानी उसका प्रचार हो, उसका प्रसार हो, उसका संरक्षण हो और उसका संवर्धन हो, इन सारी चीज़ों के लिए पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। इनके संवर्धन के लिए काम किया जाना चाहिए। तो संस्कृत के प्रचार प्रसार, संरक्षण, संवर्धन की बात कही कि भैया देखो संस्कृत हमारी संस्कृति का आधार है, इसलिए हमको इसको पाठ्यक्रम में जोड़कर पढ़ाया भी जाना चाहिए और इसके लिए काम भी किया जाना चाहिए। वैसे पर्टिकुलर कई बार सवाल आ जाता है तो मैं लिख देता हूँ। इसका जो गठन किया गया वो आपका 1 नवंबर 1986 को था। कई बार आ जाता है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम्स में अधिकतर आता रहता है कि संस्कृत आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1 नवंबर 1956 में। और 56 से लेकर 57 तक इस समिति की अध्यक्षता होती रही, काम होते रहे। लास्ट में जो निष्कर्ष निकल के आया कि ठीक है, संस्कृत के महत्व को ध्यान में रखकर हमको इसके प्रचार प्रसार के लिए, संरक्षण संवर्धन के लिए इसके लिए काम किया जाना चाहिए। अंत में दोस्तों एक आपका आया जिसको हम कहते हैं कोठारी आयोग या शिक्षा आयोग। नाम क्या है इसका, कोठारी आयोग। DS कोठारी के नाम पर, दौलत सिंह कोठारी के नाम पर इसको हम कोठारी आयोग कहते हैं। और ये एक अपने आप में मील का पत्थर साबित हुआ हमारी शिक्षा के क्षेत्र में। इसको हम शॉर्टकट में शिक्षा आयोग भी कहते हैं। ये 1964 से लेकर 1966 के मध्य काम करता रहा और इसने कहा कि देखो भैया, आगामी जो शिक्षा नीति बनने वाली है, जो 1968 में बनी और फिर नवीन शिक्षा नीति 1986 में आई, और हाल ही में और नवीन शिक्षा नीति आप देख रहे हैं वो आपकी 2020 जुलाई में आई है। तो इसने तर्क दिया कि हमें आगामी जो शिक्षा नीति आने वाली है उस आगामी शिक्षा नीति में भी संस्कृत को जोड़ के पढ़ा जाना चाहिए। क्या कहा इन्होंने कि संस्कृत को भी हमें इसका महत्व ध्यान में रखते हुए इसको पाठ्यक्रम में विशेष स्थान दिया जाए, यानी पाठ्यक्रम में इसको जोड़ा जाए। ऐसा कहा तो इन्होंने आगे जाकर के एक त्रिभाषा फॉर्मूला दिया, यानी 1968 की नीति लागू भी हुई। याद रखिए, इसी के आधार पर हमारी शिक्षा नीतियाँ बनी। इसके आगे जाकर कुछ सालों बाद में शिक्षा नीति आई। पहली शिक्षा नीति जो आई वो कब थी हमारी, 1968। उसके बाद में दूसरी शिक्षा नीति लागू हुई जिसको हम अब तक कहते आए, पर अब नहीं कह सकते क्योंकि नवीन शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है। तो एक नवीन शिक्षा नीति के नाम से फिर दोबारा नीति आई जो 1986 में आई। और नवीन शिक्षा नीति 1986 में ही कोठारी आयोग के निर्देशानुसार संस्कृत भाषा को जोड़ा जाए, पाठ्यक्रम में इसको जोड़ के पढ़ा जाए, यानी संस्कृत को जोड़ा जाए, है ना, संस्कृत को जोड़ा जाए, पाठ्यक्रम का एक स्थान, अंग बनाया जाए। इस वाली बात को क्रियान्वित करने के लिए कोठारी आयोग के निर्देशानुसार नवीन शिक्षा नीति में एक त्रिभाषा फॉर्मूला दिया गया, त्रिभाषा सूत्र दिया गया। किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिया गया, कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर। और इस फॉर्मूला को लागू किस में किया गया, 1986 की शिक्षा नीति में लागू किया गया। त्रिभाषा फॉर्मूला को हम, सूत्र को हम इंग्लिश में यदि कहना चाहें तो हम कह देते हैं 3 लैंग्वेज वाला फॉर्मूला कह देते हैं। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि एक बालक को प्रारंभिक शिक्षा के लिए 3 प्रकार की भाषाओं का अध्ययन करना है। कैसे वो 3 भाषाएं माध्यमिक स्तर तक सीख सकेगा, उसमें एक भाषा को नाम दिया गया प्रथम भाषा का नाम, कि बालक एक तो प्रथम भाषा में अध्ययन करेगा, एक बालक द्वितीय भाषा के रूप में भाषा का अध्ययन करेगा और एक बालक वैकल्पिक भाषा के रूप में किसी भाषा का अध्ययन कर सकता है। तो 3 भाषा दी गई इसमें। पहली भाषा को प्रथम भाषा अनिवार्य रूप में दिया गया, दूसरी भाषा को द्वितीय भाषा अनिवार्य रूप में कहा गया और तीसरी भाषा के लिए तृतीय भाषा नाम नहीं देकर के वैकल्पिक भाषा का दर्जा दिया गया।
कहा कि प्रथम भाषा बालक की कौन होगी, तो इसके लिए कहा कि कोई बात नहीं साहब, जो प्रथम भाषा होगी वो बालक की या तो कोई मातृभाषा से मतलब प्रादेशिक या क्षेत्रीय जो उसकी लोकल लैंग्वेज है वो लैंग्वेज इसकी हो सकती है। तो उस प्रदेश में विशिष्ट क्षेत्र में बोली जाने वाली कोई प्रादेशिक, क्षेत्रीय या मातृभाषा प्रथम भाषा के रूप में बालक को पढ़ाया जाएगा। प्रारंभिक जो प्राथमिक शिक्षा है वो बालक की इस भाषा में होनी चाहिए। दूसरी भाषा के रूप में बालक हिंदी या अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करेगा, यानी हिंदी भी हो सकती है वो द्वितीय भाषा के रूप में, और जो हिंदी से इतर अन्य जो स्थान है जहाँ हिंदी बोलचाल में नहीं आती है वह अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षण कार्य करेगा। वैकल्पिक भाषा में यहाँ विकल्प दिया गया कि आप चाहें तो संस्कृत की जो भारत की जो प्राचीन भाषा है संस्कृत उसको भी पढ़ सकते हैं, या अन्य कोई प्राचीन भाषा हो सकती है, या अन्य कोई प्राचीन भारतीय भाषा भी हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ विकल्प दिया गया, आप चाहें तो संस्कृत पढ़ें और चाहें तो आप संस्कृत नहीं पढ़ें। इसलिए परीक्षा में याद रखिएगा, कई बार प्रश्न आ चुका है कि त्रिभाषा जो फॉर्मूला आया कोठारी आयोग के निर्देशानुसार इसमें संस्कृत का स्थान क्या था। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें जो संस्कृत का स्थान दिया गया ये प्रश्न रीट से लेकर के सीटेट और सेकंड ग्रेड के एग्जाम में हमेशा न जाने कितनी बार पूछा गया। तब आपका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा, वैकल्पिक। प्रश्नों का अभ्यास भी करवा ही रहा हूँ मैं आपको साथ के साथ। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि कोठारी आयोग के निर्देशानुसार नवीन शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मूला दिया गया, उस त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का जो स्थान दिया गया वो बताइए कौन सा दिया गया, वैकल्पिक। और वैकल्पिक का मतलब अनिवार्य नहीं था कि आप संस्कृत ही पढ़ें, आप चाहे तो संस्कृत पढ़ सकते हैं, और आपका मन नहीं कि नहीं साहब हम तो संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते, तो आप संस्कृत के स्थान पर कोई अन्य प्राचीन भारतीय भाषा चाहे वो किसी भी रूप में हो, प्राकृत, पाली, अब जो भी है तेलुगु, कन्नड़, कोई भी भाषा आपकी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ वैकल्पिक दिया गया। प्रथम भाषा के रूप में मातृभाषा, प्रादेशिक, क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता दी गई। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी में से आप किसी को पढ़ सकते थे, या हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ सकते हैं। वैकल्पिक भाषा के रूप में आप संस्कृत या संस्कृत के स्थान पर कोई अन्य भारतीय भाषा भी पढ़ सकते हैं। अब कहीं भी आपका प्रश्न आएगा तो निश्चित रूप से आपके यहाँ प्रश्न उठा लेगा। आज भी संस्कृत भाषा को वैकल्पिक भाषा का ही दर्जा दिया गया है। अभी हाल ही में जुलाई 2020 में नवीन शिक्षा नीति आपकी प्रसारित हुई है। जुलाई 2020 में आपकी नवीन शिक्षा नीति लागू हुई है, और 2020 की नवीन शिक्षा नीति, अब इसको नवीन बोलेंगे हम क्योंकि इससे पहले तो 1986 में शिक्षा नीति बनी हमारी। 1986 के बाद कितने साल बीत गए देखिए आप, तकरीबन हमारे 34 साल बाद में शिक्षा नीति आई है। अब जो नवीन शिक्षा नीति आई है उसमें थोड़ा संस्कृत के लिए अच्छे संकेत मिले हैं कि अंग्रेजी की जो अनिवार्यता है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। कहीं ना कहीं संस्कृत से संबंधित कई सारे स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे, तो कुछ ना कुछ अच्छी बातें हैं। और जो त्रिभाषा फॉर्मूला आपका वैकल्पिक व्यवस्था, त्रिभाषा फॉर्मूला कोठारी आयोग के निर्देशानुसार शिक्षा आयोग या शिक्षा नीति में दी गई थी, उसको यथावत बनाए हुए हैं। यानी जुलाई 2020 की नवीन शिक्षा नीति में भी संस्कृत का जो स्थान है वो वैकल्पिक भाषा के रूप में रखा गया है। यानी जैसे आप पहले पढ़ते आ रहे थे ना वैकल्पिक के रूप में, यानी आप संस्कृत भी पढ़ सकते हैं। मान लो किसी का मन हो कि मैं तो कोई और लैंग्वेज पढ़ना चाहता हूँ, भारतीय से इतर भी हो सकती है, जर्मन भाषा पढ़ना चाहता हूँ, तो वो संस्कृत न लेकर के वो भी पढ़ सकता है। लेकिन हाँ, अब ये जरूर है कि यदि कक्षा 6 से ही कोई बालक उसका मन हो, पहले हम संस्कृत कंपलसरी पढ़ रहे थे, मान लो आप राजस्थान के निवासी हैं या आप यूपी के निवासी हैं और छठी क्लास से मान लीजिए आप संस्कृत पढ़ रहे हैं थर्ड लैंग्वेज के नाम पे। अब आप कक्षा 6 से संस्कृत को स्वतंत्र रूप से पढ़ सकते हैं, यानी संस्कृत को अलग से भी आप पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाकर स्वतंत्र रूप से भी अपनी योग्यता का, अपनी क्षमता का इसमें विकास कर सकते हैं। आप इसमें भाषाई दक्षता अर्जित कर सकते हैं। तो कुछ नवीन शिक्षा नीति में 86 शिक्षा नीति से हम और आगे बढ़े हैं, और संस्कृत के संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए उसमें कुछ और विशेष कार्य किए गए। अब ये पूरी रिपोर्ट आई नहीं है, आने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। तो कई सारे आयोग और पाठ्यक्रम के प्रश्न यदि आपसे आते हैं तो किस रूप में आ सकते हैं, पूछ सकता है आपसे कि संस्कृत की जो आयोग है, सबसे पहला कौन सा आयोग आया, राधाकृष्णन आयोग। और राधाकृष्णन आयोग को हम क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय आयोग। और उसमें 1948-49 में क्या बात कही गई कि संस्कृत का समुचित स्थान होना चाहिए। उसके बाद मुदालियर आयोग आया, जिसको हम माध्यमिक शिक्षा आयोग बोलते हैं। कब आया, 1952-53। इसने कहा कि पाठ्यक्रम में इसको जोड़ा जाना चाहिए। इसके बाद में संस्कृत आयोग आया 1956 से 57। 1 नवंबर 1956 को 9 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सुनीति कुमार चटर्जी को दी गई। और उन्होंने कहा कि संस्कृत को भी क्या किया जाए, नवीन शिक्षा नीति में आगे जब आए गए संस्कृत के प्रचार प्रसार, संरक्षण, संवर्धन के लिए उसको भी स्थान दिया जाना चाहिए, कार्य किए जाने चाहिए। बाद में जो नवीन शिक्षा नीति का आधार बना कोठारी आयोग, या शिक्षा नीति का आधार बना कोठारी आयोग, जिसकी अध्यक्षता किसके उसमें की गई थी, तो आप कह सकते हैं DS कोठारी, यानी दौलत सिंह कोठारी हैं। उन दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक और कोठारी आयोग का गठन किया गया,
और 19 जिसको हम शिक्षा आयोग के नाम से भी जो आया 1964-66 के मध्य, उन्होंने कहा कि आगामी जो हमारी शिक्षा नीति होगी उस शिक्षा नीति में संस्कृत को विशिष्ट स्थान दिया जाए, यानी इस शब्द की जगह हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं। और इसी के आधार पर कहा कि साहब क्या करें, बोले जब नवीन शिक्षा नीति आएगी तो संस्कृत को एक विशिष्ट स्थान दिया जाना चाहिए, एक विशेष उसको दिया जाना चाहिए पद, है ना। तो शिक्षा नीति 1968 में आई 64-66 के बाद, उसके बाद नवीन शिक्षा नीति 1986 में आई, थोड़ा आमूल चामूल परिवर्तन 1992 में भी हुए, और आगे जाकर जब शिक्षा नीति प्रसारित हुई सामने आई तो उसमें त्रिभाषा सूत्र दिया गया, और त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषाओं की व्यवस्था की गई, 2 भाषाओं का अनिवार्य और तीसरी को वैकल्पिक कहा आप चाहें तो संस्कृत पढ़ भी सकते हो और नहीं भी पढ़ सकते। इसके साथ ही छोटी सी एक बात और याद रख लीजिएगा आप कि ताराचंद समिति के नाम से भी एक समिति का गठन किया गया था, और इस ताराचंद समिति में पूर्व में बहुत पहले ही आया गया था, जिसमें द्विभाषा सूत्र दिया था, और द्विभाषा सूत्र को देने वाली जो समिति है उसका नाम क्या था, ताराचंद समिति था। याद रखिएगा, हो सकता है कई बार परीक्षा में इससे ऊपर चला जाए। और इसका गठन किया गया 1948 के लगभग, यानी माध्यमिक वो आपका राधाकृष्ण आयोग आया ना, उस राधाकृष्ण आयोग के साथ ही इस समिति का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा कि द्विभाषा जो सूत्र है जिसमें 2 ही भाषाओं को पढ़ाने की बात कही गई, वो तो किसने कहा, 1948 में ताराचंद समिति ने। लेकिन शिक्षा नीति से पहले जो कोठारी आयोग है आपका शिक्षा आयोग, उसने कहा कि नहीं, हमारे पास में एक और समृद्ध भाषा है, हमारी प्राचीन भारतीय भाषाएं हैं, उनके संरक्षण के लिए भी काम किया जाना चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमने त्रिभाषा सूत्र को स्थान दिया, और इसी के आधार पर नवीन शिक्षा नीति में संस्कृत को जोड़ा गया, विशिष्ट स्थान। अब विशिष्ट तो क्या था, वैकल्पिक स्थान दिया गया, जोड़ लिया गया। इसलिए आज और हम संस्कृत पढ़ पा रहे हैं, नहीं होती तो हम कहाँ से पढ़ते, कि भाषा ही नहीं होती, शिक्षण कार्य आप कहाँ से करते। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, एक नए अंदाज में, एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए तरीके के साथ। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वास्तविक आपका अनुभव कैसा रहा, ये कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं जवाब दूंगा, और भी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आपके कमेंट्स से मुझे जो ऊर्जा मिलती है, यकीन मानिएगा आने वाली क्लासें और भी जोरदार होंगी, आपके लिए जो वास्तव में फायदेमंद रहेंगी। रीट और सीटेट या कोई भी सीट परीक्षा होगी उसमें हम बहुत अच्छे प्राप्त करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।